बच्चों राधे राधे। और सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया। चलो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो था, आज का जो नया चैप्टर है वो कौन सा है? परमाणु है। और इस परमाणु के बारे में वैज्ञानिकों ने अपने के क्या मतभेद दिए, क्या अपनी धारणाएं दी, उससे संबंधित हम इस वाले चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा है? परमाणु। और ये बोर्ड की एग्जाम में कितने नंबर का आता है आपका? 3 नंबर का आता है, जिससे 1 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 फिलअप आते हैं और 1 न्यूमेरिकल आता है 1 नंबर का। तो इस तरह से 3 नंबर का ये क्या होता है, चैप्टर बोर्ड में है। ठीक है, तो जो भी चैप्टर का नाम क्या है, परमाणु है। और कौन से नंबर का चैप्टर है? 12वां चैप्टर है। और इसमें हमारी जो पहली जो हेडिंग है वो कौन सी है? परमाणुवीय भौतिकी। क्या है? परमाणुवीय भौतिकी। अब परमाणुवीय भौतिकी क्या होती है? जिसमें हम परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु कैसा है, परमाणु का आकार क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके गुण क्या है, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं या परमाणुवीय भौतिकी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणुओं की संरचना परमाणुओं की संरचना परमाणुओं की संरचना के बारे में या उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी परमाणुवीय भौतिकी कहलाती है। देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि परमाणु की संरचना के या गुणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम परमाणुवीय भौतिकी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो हेडिंग है वो क्या? हमारा परमाणु है। तो परमाणु की डेफिनेशन वैज्ञानिकों ने क्या बताई उसके बारे में देखते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसको आगे विभाजित किया नहीं जा सकता या संभव नहीं है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु से बड़ा क्या होता है? परमाणु से बड़ा क्या होता है? परमाणु से बड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है? अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। अब अणु क्या है? अणु क्या है? तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में क्या करता है? पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग नहीं लेता। परमाणु भाग लेता है, लेकिन अणु क्या करता है? भाग नहीं लेता। ठीक है, तो अणु किसे कहते हैं? वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, फिर अणु तो बता दिया। उसके बाद क्या हुए? अलग अलग वैज्ञानिक आए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु की आकृति क्या है, परमाणु के गुण क्या हैं, परमाणु किस अवस्था में पाया जाता है, परमाणु में क्या उपस्थित रहते हैं। वो सारे के सारे वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए। जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने थे और जिनके मत थे वो सभी वैज्ञानिकों अलग अलग थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रथम परमाणु मॉडल जिस वैज्ञानिक ने दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? थॉमसन, जे थॉमसन। अर्थात जे थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो वो क्या था? सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल प्रतिस्थापित किया। ठीक है, इस नियम के अनुसार या इस मॉडल के अनुसार परमाणु की जो त्रिज्या है कितनी है? 10 की घात माइनस के 10 होती है। कितनी होती है त्रिज्या? 10 की घात माइनस के 10 मीटर होती है, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ये एक ठोस गोला होता है। कैसा होता है? ठोस गोला होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश एक समान रूप से क्या रहता है? बटा रहता है।
जैसे मान लो कोई ये ठोस गोला है, तो ठोस गोले का जो द्रव्यमान है समान रूप से क्या है, चारों तरफ बटा हुआ है। आवेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस प्रकार उपस्थित रहते हैं जैसे तरबूज के बीज। अब तरबूज हमने देखा है, उसमें बीज अलग अलग जगह जगह पर रहते हैं कि नहीं रहते। तो थॉमसन ने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वो तरबूज के बीज की तरह उपस्थित रहते हैं। तो इस मॉडल को उसी के आधार पर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों, वाटरमेलन है और वाटरमेलन के आधार से इसे क्या कहेंगे, प्लम पुडिंग कहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या करा है, अब किस तरह से रह रहे हैं इसमें, तो उसने बताया कि तरबूजे के बीज की तरह रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उपस्थित, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह रहे हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो तरबूजे के बीज है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से उपस्थित रह रहे हैं। और ये संपूर्ण भाग खाली है, और ये कैसा भाग है, धनात्मक भाग है। कैसा भाग है, धनात्मक भाग है। और ये जो गोल आकृति आ रही है वो क्या है, परमाणु है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति को तो माइनस से प्रेजेंट किया गया है, और जो खाली जगह को किससे प्रेजेंट किया है, धनात्मक आवेश से प्रेजेंट किया गया है। तो परमाणु कैसी संरचना है, इस तरह से एक ठोस गोले के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, मतलब किसी धातु के पृष्ठ को गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर कर बाहर निकल जाता है। जैसे कि तवे को हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो ऊर्जा तवे को दे रहे हैं, तो तवे से ऊर्जा नीचे से ऊपर आ रही है, और ऊपर से ऊर्जा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। अवशोषित हो रही है कि नहीं हो रही है, बाहर उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका। तो इसी तरह क्या है कि यदि किसी पृष्ठ धातु को इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा दे दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, कौन कंपन करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, किसमें, परमाणु में। तो प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जैसे प्रकाश विकिरण के रूप में चलता है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से विकित होगा, विकिरण की तरह उत्सर्जित होता है। जैसे कि मान लो किसी धूप में पेट्रोल को खुले में रख दो, तो उड़ता हुआ उसकी जो परछाई हमें दिखाई देगी। तो विकिरण के रूप में जो हमें प्रकाश जो है आता हुआ अनुभव होता है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, विकिरण के रूप में संचित होता है। ठीक है। फिर इस मॉडल की सहायता से गैसों के आयनीकरण, किसको, आयनीकरण मतलब उसका किस तरह से बढ़ाव है, किस तरह दबाव आने की वजह से उड़ जाती है, फिर दबाव कम करने की वजह से फैल जाती है, तो उसके आयनीकरण की स्थिति में। फिर परमाणु के स्थायित्व को, किसमें, परमाणु के स्थायित्व को। दूसरा तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन मतलब किसी वस्तु को ताप देकर उससे क्या कराया जा सके, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराया जा सके, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कौन सा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को निर्वाल की नली पर, जहां कैथोड और एनोड की उपस्थिति रहती है, तो कैथोड पर प्रकाश की किरणों को डाला जाता है, तो प्रकाश किरणें प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। उसी प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के उत्सर्जन की व्याख्या की गई, किस मॉडल के माध्यम से की गई, थॉमसन मॉडल के परमाणु के आधार से गैसों के आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व, तापायनिक का उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्सर्जन की व्याख्या आसानी से की जा सकी। ठीक है। फिर आ रहे हैं इस मॉडल की कमियां। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में ये पूछी जाती हैं कि इस मॉडल की कमियां क्या है, किस मॉडल की, थॉमसन मॉडल की कमियां क्या है। कई बार पूछा गया, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है कि थॉमसन मॉडल की कमियां लिखिए। कितने नंबर में, 1 नंबर में। तो क्या लिखना है, पहला नंबर, हाइड्रोजन व अन्य परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाए। अर्थात परावैंगनी स्पेक्ट्रम है, रेडियो स्पेक्ट्रम है, अवरक्त स्पेक्ट्रम है, रेडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम है, माइक्रो स्पेक्ट्रम है, तो इनकी व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, लाइन बामन पाषाण श्रेणियां हैं, इनकी व्याख्या नहीं कर पाया था। कौन नहीं कर पाया था, ये मॉडल नहीं समझा पाया था। दूसरा है
अल्फा प्रकीर्णन की व्याख्या को नहीं समझा पाया। अब प्रकीर्णन क्या है? जब किसी पृष्ठ पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति को कौन नहीं समझा पाया? कौन सा मॉडल नहीं समझा पाया? आपका जे थॉमसन मॉडल नहीं समझा पाया था, थॉमसन नहीं समझा पाए थे। ठीक है, इसीलिए ये इनकी दो मुख्य क्या थी? कमियां थी। किसकी कमियां थी? जे थॉमसन मॉडल की कमियां थी। फिर इसके बाद हमारे नए जो वैज्ञानिक आए वो कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उनके नेतृत्व में दो और वैज्ञानिक थे। सन 1911 में रदरफोर्ड के निर्देशन में कौन से दो वैज्ञानिक थे? हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने अल्फा प्रकीर्णन का क्या किया? प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। इस प्रायोगिक व्यवस्था मतलब इस प्रयोग की क्या व्यवस्थाएं थी? तो उन्होंने क्या दिखाया इस प्रयोग में कि इस प्रयोग में रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया? BI लिया 83,264 को भट्टी में रखकर अल्फा कण प्राप्त करते हैं। कौन से को लिया? BI 83,214 को किस में रखा? भट्टी में रखकर। किस में रखा? भट्टी में रखकर क्या प्राप्त किए? अल्फा कण प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? अल्फा कण प्राप्त करते हैं। अल्फा कण आपका कौन सा हो सकता है? जैसे हीलियम है। कौन सा हो सकता है? हीलियम हो सकता है। फिर उत्सर्जित अल्फा कणों को लेड की ईंटों से गुजार कर, लेड की ईंटें कौन सी? मतलब शीशे की जो ईंटें थी उनके बीच में इसे रख दिया और एक संकीर्ण छिद्र कर दिया, और संकीर्ण छिद्र करने से अल्फा कण क्या हुआ? रेडियो एक्टिव के रूप में विघटित होने लगा। ठीक है, गुजर कर 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वाली किरण पुंज प्राप्त करते हैं, मतलब इतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो किरण के रूप में अल्फा कण क्या होता है? उस छिद्र से बाहर निकलता है। इस अल्फा किरण पुंज की 2.1 इंटू 10 की घात माइनस के 7 मीटर मोटी सोने की पिन्नी पर आपतित कराया। किसको आपतित कराया? अल्फा कण को आपतित कराया। देखो अल्फा कण को किस में बंद किया? लेड बॉक्स में बंद किया। लेड बॉक्स में बंद करने से एक छोटा संकीर्ण छिद्र कर दिया। फिर उसके सामने एक लेड ईंटें रख दी। लेड ईंट की रखने की वजह से उसकी वेलोसिटी की जो दिशा है वो फिक्स रही, और वो अल्फा कण किससे जाके टकरा रहा है? स्वर्ण पत्रिका से टकरा रहा है। और स्वर्ण पत्रिका की मोटाई कितनी है? 2.1 इंटू 10 की घात माइनस के 7 मीटर है। ठीक है, जिससे प्रकीर्णन अल्फा कण ZnS जिंक सल्फेट के पर्दे से टकराकर फ्लैश, मतलब फ्लैश के मतलब लाइट उत्पन्न करते हैं। छोटे छोटे बहुत छोटी हल्की सी लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं? तो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि देखो हमारा कि जैसे चित्र है, कौन सा चित्र है? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का एक चित्र है। इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो एक लेड बॉक्स है, क्या है? एक लेड बॉक्स है। क्या है? लेड बॉक्स मतलब एक शीशे का एक बॉक्स है। इसमें बहुत ही एक संकीर्ण छिद्र किया गया है। कैसा है? बहुत ही संकीर्ण में सुई की बराबर इतना छिद्र किया गया है। और इसमें कौन से तत्व को रखा गया है? BI 83,214। कौन सा रखा गया है? BI 83,214 रेडियो एक्टिव तत्व को रखा गया है। और फिर यहाँ पर दो ईंट रख दी। किसकी? लेड की ईंटें रखी है। लेड की ईंटें क्यों रखने की? कि जो संकीर्ण चित्र आ रहा है कि जो अल्फा कण जो है बाहर कहीं दूसरी जगह फैले नहीं, वो सीधी रेखा में गुजरे, इसीलिए यहाँ पर क्या रखी गई है? यहाँ पर क्या रखी गई है? लेड की ईंटें रखी गई हैं। और ईंटें रखने की वजह से क्या होगा? जो अल्फा कण पुंज होगा वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाते हुए किससे टकराएगा? एक स्वर्ण पत्रिका से टकराएगा। किससे टकराएगा? स्वर्ण पत्रिका से टकराएगा, स्वर्ण पन्नी से टकराएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो अल्फा कण है लगभग 20,000 कण में से कितने? अल्फा जो 20,000 अल्फा कणों में से 19,999 जो कण हैं किसी न किसी कोण से क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। कि या तो सीधे निकल जाते हैं
ठीक है, या किसी न किसी कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं। लेकिन एक अल्फा कण, क्या, एक अल्फा कण जिस पथ से गया, जिस रेखा में गया और उसी से टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस आ रहा है, जिस बिंदु से वो वापस आ रहा है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक ऐसे तत्व को बताया कि जो समस्त धनावेश को लेके बैठा है, और इसका नाम क्या बताया, नाविक बताया। क्या नाम बताया, नाविक बताया। जो अल्फा बगैर विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं तो किस पे टकरा रहे थे, जेड एस एन पर्दे पे टकरा रहे थे, और फ्लैश को क्या कर रहे थे, उत्पन्न कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फ्लैश को उत्पन्न कर रहे थे। इसे हम किसके माध्यम से देख रहे थे, संकुचन सूक्ष्म रश्मि के माध्यम से देख रहे थे। तो कितने में से अल्फा कणों में से, 20,000 अल्फा कणों में से 19,900 अल्फा कण बगैर विचलित हुए या किसी न किसी कोण से प्रकीर्णित होते रहे, लेकिन एक अल्फा कण जिस कोण से गया पुनः उसी कोण पर 180 डिग्री पर वापस आया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा समस्त धनावेशित वाला एक तत्व है जो उस अल्फा कण को उसी बिंदु पर वापस भेज रहा है, जिसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। क्यों है धनात्मक, क्योंकि अल्फा कण की प्रकृति धनात्मक, और जब उस कण के पास कोई अल्फा कण जब उसके पास जाता है तो प्रकीर्णन के प्रभाव की वजह से तो दूर वापस आएगा कि नहीं आएगा। यदि मान लो अल्फा कण की प्रकृति ऋणात्मक होती और इसकी प्रकृति धनात्मक होती तो आकर्षण बल की वजह से उसमें समा सकता था कि अल्फा कण किसमें, नाविक में। तो उन्होंने नाविक की जो प्रकृति बताई वो धनात्मक बताई। अल्फा कण की प्रकृति धनात्मक, तो इसकी प्रतिकर्षण के बल के प्रभाव की वजह से एक अल्फा 180 डिग्री कोण पर क्या आने लगा, वापस आने लगा। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन की प्रयोग को इस चित्र के माध्यम से क्या करा, समझाया। ठीक है, क्या समझाया, इस अल्फा प्रकीर्णन को समझाया। तो यहाँ पर जो स्वर्ण पत्रिका की जो मोटाई थी 2.10⁻⁻7 मीटर पतली थी। ठीक है, अब इस प्रयोग से क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं तो वो हम पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने इस प्रेक्षण क्या दिए, तो रदरफोर्ड ने जो प्रेक्षण दिए तो क्या है, पहला प्रयोग है कि इस प्रयोग में यह देखा गया कि ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। 99.86% अल्फा कण निकल जाते हैं। किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। दूसरा, शेष बचे हुए कणों का प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाते हैं। किसी न किसी कोण पर, कोई 90 डिग्री पर हो रहा है, कोई 105 पर हो रहा है, 120 पर हो रहा है, कोई 130 पर हो रहा है। ठीक है, तथा 8,000 अल्फा कणों में से कम एक अल्फा कण प्रकीर्णन 90 डिग्री से अधिक कोण पर हो जाता है। कितने कणों में से, 8,000 में से कम एक अल्फा कण कितने कोण से प्रकीर्णित कर रहा है, 90 डिग्री से प्रकीर्णित हो रहा है। फिर पांचवा पॉइंट हमारा कौन सा है, पांचवा पॉइंट है कि 20,000 अल्फा कणों में से, कितने कणों में से, 20,000 अल्फा कणों में से कम एक अल्फा कण का प्रकीर्णन 180 डिग्री कोण पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नाभिक की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। अल्फा कण कैसा है, धनात्मक है। जब धनात्मक के पास जाएगा तो प्रकीर्णन के प्रभाव की वजह से वह उसी पथ पर क्या आ जाएगा, वापस आ जाता है। तो कितने कोण से वापस आता है वो, 180 डिग्री कोण से वापस आता है। रदरफोर्ड ने स्वयं के शब्दों में कहा कि यह घटना ऐसी है जो कि जीवन में पहले कभी भी नहीं देखी। ठीक है, क्यों नहीं देखी, क्योंकि अल्फा कण वापस आ रहा है। अल्फा कण का आकार बड़ा है जबकि नाभिक का कण क्या है, बहुत ही छोटा है। फिर भी अल्फा कण को क्या कर रहा है, उसी पथ पर वापस लौटा रहा है। मानो यह तो ऐसा ही मानो जैसा आपने 15 इंच का गोला, कितने इंच का, 15 इंच का गोला का तोप का गोला
कागज के टुकड़े पर दागा और यह लौट कर आपसे ही क्या हो गया, टकरा गया। आपसे क्या हो गया, टकरा गया। तो नाविक का आकार क्या, बहुत छोटा। अल्फा कण का आकार क्या, बहुत बड़ा। तो नाविक से कौन टकराया, अल्फा कण। अल्फा कण टकरा कर वापस आया कि नहीं आया, टच नहीं हुआ, वो प्रकीर्णन बल के प्रभाव की वजह से वापस आया था। तो उसको उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा कि तोप का गोला कागज से टकराकर खुद को ही लग रहा है। तो अल्फा कण उसी दिशा में वापस लौट रहा है। ठीक है, इस प्रयोग से प्राप्त क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है, ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु अधिकतम अधिकांश हिस्सा क्या रहता है, खाली रहता है। अभी मैंने बताया कि 20,000 अल्फा कणों में से 19,999 अल्फा कण किसी न किसी कोण से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब परमाणु का अधिकतम भाग कैसा है, रिक्त है। और परमाणु केंद्र में क्या उपस्थित है, नाविक है, जो कि कैसी स्थिति में, धनावेश की स्थिति में, ठोस की स्थिति में है। जो वो अल्फा कण को क्या नहीं दे जाने दे रहा, आगे जाने नहीं दे रहा और वापस भेज रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित रहता है, जिसे हमने क्या नाम दिया, अभी नाविक दिया। क्या दिया, नाविक दिया। तो नाविक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नाविक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। क्या की, नाविक की खोज रदरफोर्ड ने की। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, रदरफोर्ड मॉडल बताएंगे। रदरफोर्ड ने दिया, किसने दिया, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट क्या है, अल्फा कण का प्रेक्षण पथ, अल्फा कण का प्रेक्षण पथ प्रकीर्णन अल्फा कणों के पथ परवलयाकार होता है। अब परवलयाकार कैसा होता है इस चित्र में समझेंगे। परवलयाकार मैंने बताया कि अल्फा कण कुछ न कुछ कोण से क्या हो रहे थे, वापस प्रकीर्णित हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, किसी दिशा से विचलित हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। तो विचलित होने वाले पथ को क्या बोला गया है, परवलयाकार बोला गया। क्या बोला गया, परवलयाकार बोला गया। अल्फा कण का पथ संघट्ट या प्राचल बी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, संघट्ट या प्राचल दूरी पर निर्भर करता है। संघट्ट प्राचल वही दूरी है जहां से अल्फा कण वापस लौट के आया। जिस दूरी से वापस लौट के आया तो उसके बीच की दूरी को ही क्या बोला गया है, संघट्ट प्राचल दूरी बोला गया है। संघट्ट प्राचल बी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी संघट्ट प्राचल बी कहलाती है। किसकी, प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी संघट्ट प्राचल दूरी कहलाती है। जैसे किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल बी से प्रेजेंट कर रहे हैं। किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल बी से कर रहे हैं। तो संघट्ट प्राचल बी व प्रकीर्णन कोण में बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बटा 1/2 एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ पर अविकेंद्री बल भी काम कर रहा है, ठीक है, और वैद्युत बल भी काम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, वृत्ताकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, परवलयाकार स्थिति में लगा रहा है, दीर्घवृत्ताकार स्थिति में लगा रहा है। तो यहाँ पर अविकेंद्री बल भी काम करेगा और वैद्युत बल भी काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि अल्फा कण क्या हो रहे थे, परवलयाकार पथ पर विचलित हो रहे थे, ठीक है, प्रकीर्णित हो रहे थे। तो अल्फा कण किस तरह से दिखा रहे हैं, तो इस तरह देखते हैं कि मान लो कि हमारे अल्फा कण, ठीक है, किसी न किसी कोण से प्रकीर्णित होते जा रहे हैं। 8,000 में से सिर्फ एक अल्फा कण क्या हो रहा था, 90 डिग्री पर प्रचलित और विचलित हो रहा था। ठीक है, फिर देखो ये जो बीच वाला जो कण गया, कौन सा गया, अल्फा कण, और उसी पथ पर वापस आया। ठीक है, वहां से लंबवत दूरी, बीच की दूरी जो आ रही है, इसी को संघट्ट प्राचल दूरी गई। क्या बोली, संघट्ट प्राचल दूरी गई। और अल्फा कण जैसे ही गया और अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। किसके प्रभाव की वजह से, नाभिक के प्रभाव की वजह से, अर्थात प्रकीर्णन बल की वजह की, बल के प्रभाव की वजह से अपने पथ से विचलित
हो गया। कितने कोण से हुआ? थीटा कोण से प्रकीर्णित हुआ। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संगत प्राचल B अधिक होने पर प्रकीर्ण कोण थीटा कम हो जाता है। कौन? संगत प्राचल अधिक होने पर किसका मान कम हो जाता है? थीटा का मान कम हो जाता है। अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? बहुत सारे सीधे निकल जाते हैं यहाँ से। ऐसे मान लो कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं? सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि नाभिक का आकार तो बहुत छोटा है। नाभिक का आकार कितना है? 10⁻⁻15 है, और 10⁻⁻15 है तो बहुत ही छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है? अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। संगत प्राचल B का मान कम होने पर प्रकीर्ण कोण थीटा अधिक होगा। ठीक है, कौन होगा? थीटा का मान अधिकतम होगा। फिर क्या है? फिर B बराबर 0 हो तो थीटा बाई 2 तो भी 0 होगा, अर्थात B बराबर 0 पर अल्फा कण नाभिक से टकराकर 180 डिग्री कोण पर क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है, अर्थात वापस आ जाता है। अब क्या करा है? थीटा बाई 2 बराबर 90 डिग्री है। इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो थीटा 180, अर्थात अल्फा कण कितने कोण पर वापस आया? 180 डिग्री पर वापस आ रहा है। ठीक है, ये तो किसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया, जो कि अल्फा कणों के बारे में बताया और नाभिक की उपस्थिति के बारे में बताया, और नाभिक का नामकरण भी किया गया। ठीक है, किसका नामकरण किया? नाभिक का नामकरण किया गया। फिर उसके बाद नाभिक के आकार के बारे में बताया कि नाभिक का आकार कितना है, उसका साइज क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, उसका मास क्या है, नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहता है, ये सारा का सारा उसने बताया। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। किसके प्रकीर्णन से? अल्फा प्रकीर्णन से। जब अल्फा कण नाभिक के नजदीक पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा विद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण स्थित ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि नाभिक की प्रकृति कैसी? धनात्मक। अल्फा कण की प्रकृति धनात्मक। अब दोनों के बीच में कैसा होगा बल? प्रतिकर्षण होगा। तो ये गतिशील जो है किस में बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में, और स्थितिज ऊर्जा फिर वापस 180 डिग्री पर वापस लौट आएगा। जब अल्फा कण नाभिक की निकट दूरी r नोट पर पहुंच जाता है तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा E की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? बदल जाती है। अर्थात अल्फा कण गया, यहाँ ठहरा स्थितिज ऊर्जा में, और पुनः स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये तो नाभिक है, ठीक है। जहां से ये वापस आया, जिस दूरी से, उसे क्या करें? आर नोट दूरी से कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका पूरा का पूरा नाभिक है। तो यहाँ से लेके इसके नाभिक के केंद्र से लेके और यहाँ तक की दूरी किससे प्रेजेंट किया गया है? आर नोट से प्रेजेंट किया गया है। इस स्थिति में E के बराबर U, अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के बराबर है। अर्थात गतिज ऊर्जा किसके बराबर? स्थितिज ऊर्जा के बराबर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। समीकरण नंबर कितना मान लिया? 1 मान लिया। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? K बराबर हाफ mv² होता है कि नहीं होता? तो गतिज ऊर्जा को E कैसे प्रेजेंट किया? 1/2 mv0² आ गया। ठीक है, स्थिर ऊर्जा क्या होती है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R होती है। ये क्या हो रही है? आपकी स्थिति ऊर्जा होती है। अब देखो यहाँ पर हमारे Q1 Q2 क्या? चार्ज है, मतलब आवेश है। आवेश को हम E से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE डॉट 2E अपन में R नॉट। आर नॉट क्या है? वही त्रिज्या दूरी है जहां से अल्फा कण वापस आया था। एम का मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान, बी नॉट मतलब प्रारंभिक वेग है, वी का मतलब, वी नॉट का मतलब प्रारंभिक वेग है। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा था? कि E के बराबर U। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो रही है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा के बराबर हो रही है। तो देखो यहाँ से E के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपन में कितना आ जाएगा? R। देखो एक E और एक E, 2E² हो जाएगा, 2 आगे आ गया, तो E के बराबर कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन R नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर रख दी। नाभिक से अल्फा कण की न्यूनतम दूरी कितनी?
न्यूनतम दूरी आर नॉट नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी। अतः नाभिक की त्रिज्या आर नॉट बराबर 1/4 पाई जेड ई स्क्वायर जेड 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन में ई के। देखो आर नॉट को तो यहाँ पहुंचा दिया और ई के को यहाँ पहुंचा दिया, बस इतना किया है। क्या किया है? आर नॉट को यहाँ और ई के को यहाँ। अब ई के को यहाँ पहुंचा दिया तो देखो ई के का मान क्या था? 1/2 mv² था गति ऊर्जा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड ई स्क्वायर और यहाँ किसका मान लगा दिए? ई के का मान कितना? 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट कौन सा? प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या एन नॉट तथा प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? क्या संबंध है इसके बीच में? देखो एन थीटा समानुपाती है 1/sin⁴ θ/2। ठीक है, अर्थात जिया इनवर्स जिया जो है, इनवर्स जिया थीटा के क्या है? समानुपाती है, या कह सकते हैं थीटा जिया की व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ 1/sin⁴ कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अब 4 साइन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा में। तो एन समानुपाती क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। अर्थात थीटा बढ़ने पर एन थीटा क्या होता है? घटता है, तथा थीटा घटने पर एन थीटा क्या मान होता है? मान बढ़ता है। देखो एन थीटा तो मान ये रहा और थीटा का मान क्या है? प्रकीर्णन कोण का मान ये रहा। ठीक है, थीटा का मान 30, 60, 90, 120, 150, 180। यहाँ थीटा का मान क्या है? प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है। अब प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है तो देखो ऊपर से लगातार क्या होती जा रही है? ये कम होती जा रही है। थीटा का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अल्फा कणों की संख्या क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो इनमें दोनों में संबंध क्या आया? एन थीटा समानुपाती 1/sin⁴ θ/2 या एन थीटा समानुपाती कोसेक स्क्वायर θ/2 होती है, जो कि इस ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल वही है जिन्होंने इस चित्र के माध्यम से हम समझाया था कि अल्फा कण क्या हो रहे थे? किसी न किसी कोण से प्रकीर्णित हो रहे थे। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के आधार पर परमाणु मॉडल दिया। क्या दिया? अल्फा प्रकीर्णन के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का कौन सा पढ़ रहे हैं हम? परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। उन्होंने परमाणु मॉडल किसके सिद्धांत पर दिया? प्रकीर्णन के सिद्धांत पर दिया। किसके सिद्धांत पर दिया? प्रकीर्णन के सिद्धांत पर समझाया। किसने समझाया? रदरफोर्ड ने समझाया। सबसे पहला पॉइंट क्या है? परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 त्रिज्या के अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश रहता है एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित रहता है। इस अति सूक्ष्म क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उन्होंने यही तो बताया कि परमाणु के केंद्र में समस्त उसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है और उसकी प्रकृति धनात्मक है, और प्रकृति धनात्मक है तो उसका नाम क्या दिया गया? नाभिक दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? नाभिक दिया गया। परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या वाला ठोस गोला है तथा जिसमें जलावेश इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? उपस्थित रहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कौन लगाते हैं? परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक कुछ धनावेश की मात्रा परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋणावेश के बराबर होती है। अर्थात नाभिक में जितना धनावेश है तो उतने ही ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। जो धनावेश प्रकृति है नाभिक में उसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। क्या दिया गया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के साथ कौन रहता है? न्यूट्रॉन। तो नाभिक में कौन से दो तत्व उपस्थित रहते हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक प्रकृति में रहता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित प्रकृति में रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या? यदि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होते तो वे कूलाम आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाते। ठीक है, अतः रदरफोर्ड ने यह माना कि इलेक्ट्रॉन
नाविक के चारों ओर वृत्ताकार ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन व नाविक के मध्य लगने वाला कूलाम आकर्षण इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में घुमाने के लिए क्या करता है, आवश्यक अविकेंद्री बल प्रदान करता है। यही इनकी सबसे बड़ी कमी बन गई थी, यही रदरफोर्ड की क्या बनी थी, सबसे बड़ी मॉडल की कमी बन गई थी, जो आगे हम क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की कमी। उन्होंने बताया कि वृत्ताकार पथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता। कौन नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखो रदरफोर्ड मॉडल के दोष। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल के दोष है क्या, देखो इन्होंने सबसे पहले जो बताया था कि वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए थे। कौन नहीं समझा पाए थे, रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए थे। देखो परमाणु के स्थायित्व, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके, क्योंकि चिरसम्मत भौतिक चुंबक के सिद्धांत के अनुसार एक त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो क्या वो करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो एक दिन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या नहीं समझाए, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या कर रहा है, वृत्ताकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, लगातार उसकी रेडियस कम होती जा रही है, ऊर्जा कम होती जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, अतः वृत्तीय ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा खो देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन वृत्तीय ऑर्बिट की त्रिज्या कम होती जाएगी, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अर्थात वो परमाणु के स्थायित्व की क्या नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा दोष क्या था, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये बताया कि इसका जो स्पेक्ट्रम है सतत है, लेकिन होता कैसा है, असतत होता है। जबकि वास्तव में परमाणु स्पेक्ट्रम लेकिन असतत प्राप्त होता है। इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब किसकी क्या नहीं की जा सकती, रेखाओं की तीव्रता, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन की व्याख्या नहीं कर पाया। अर्थात परावैंगनी स्पेक्ट्रम है, दृश्य स्पेक्ट्रम है, अवरक्त स्पेक्ट्रम को वो समझा नहीं पाए। कौन नहीं समझा पाए, रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। यह मॉडल नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वितरण को भी नहीं समझा पाए कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहले में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, ये नहीं समझा पाए थे पाउली के नियम के अनुसार, तो ये नहीं समझा पाए थे। ठीक है साहब, नेक्स्ट है कौन, बोहर मॉडल। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कौन सा है, बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल ने ही परमाणु के और नाभिक के स्थायित्व के बारे में जो धारणाएं दी थी वो सत्य हुई। ठीक है, उसी को सबसे ज्यादा क्या दी थी, सटीकता दी थी। ठीक है, अब क्या है बोहर मॉडल के अनुसार कि हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल किसने दिया, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल बोहर ने दिया। किसने दिया, बोहर, नील्स बोहर ने दिया। ठीक है साहब, अब देखो नील्स बोहर क्या थे, उन्होंने क्या दिया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में क्वांटम संकल्पनाओं का समावेश किया। किसका, क्वांटम संकल्पनाओं, किसका, क्वांटम संकल्पनाओं का समावेश किया और नया परमाणु मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। सबसे पहले मॉडल किसने दिया, परमाणु थॉमसन ने दिया, दूसरा किसने दिया, रदरफोर्ड ने, तीसरा किसने दे रहे हैं हमारे, बोहर, नील्स बोहर। ठीक है, बोहर मॉडल के मुख्य तीन अवगुहित परिकल्पना थी, मतलब उन्होंने तीन परिकल्पनाएं दी उस मॉडल से संबंधित। अब क्या दी वो देखते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट परिकल्पना है, पहली कौन सी है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट परिकल्पना है, वो क्या है, बोहर की प्रथम परिकल्पना। ठीक है, अब देखो क्या है, इस परिकल्पना के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना स्थायी वृत्ताकार ऑर्बिट में घूमते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है,
वो ऊर्जा को क्या नहीं करता, नष्ट नहीं करता, उत्सर्जित नहीं करता। और नष्ट नहीं करेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, लगातार बनी रहेगी और नाभिक के चार वृत्ताकार ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। किसने बताया, नील्स बोहर ने बताया। वृत्ताकार ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अविकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात उन्होंने ये बताया कि जो अविकेंद्रीय बल है mv² में आर, जो ये बल है वैद्युत बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² के बराबर माना। अर्थात वैद्युत बल को अविकेंद्रीय बल के बराबर माना। अर्थात नाभिक अविकेंद्रीय बल की वजह से घूम रहा है। घुमाने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है उसे, वैद्युत बल प्रेरित कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन नाविक आवेश जेडी, जेड मतलब कौन सा तत्व है हमारे पास, उसका क्रमांक लग जाएगा। ई क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर मतलब नाविक के चारों ओर आर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर v वेग से चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाविक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना है, F बराबर 1/4πε0 ZE ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, जिसे कूलामी बल कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन पर अविकेंद्रीय बल, जिसकी वजह से घूम रहा है, गिर नहीं रहा, वो क्या है, F बराबर mv² में r। समीकरण 1 और 2 से देखें कि इसकी LHS कैसी है, बराबर है, तो RHS अपने आप कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अर्थात समीकरण 1 और 2 को क्या रख दिया, बराबर रख दिया। अर्थात mv² में r इक्वल टू 1/4πε0 ZE² में r²। इसी परिकल्पना के आधार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, बगैर ऊर्जा को खोए बगैर। ठीक है, दूसरी अवधारणा भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनकी जो ऑर्बिट जो होती है वो फिक्स होती है। उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनका कोणीय संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। तो दूसरी परिकल्पना क्या थी, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π। h यहाँ प्लांक नियतांक है, 2π 360 डिग्री के, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है कि नहीं है, अर्थात का पूर्ण गुणज होता है। L मतलब कोणीय संवेग, L बराबर mvr, m मतलब द्रव्यमान, v क्या वेग, r क्या त्रिज्या, n क्या है क्वांटम संख्या, h क्या है प्लांक नियतांक, 2π क्या 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो L बराबर हमने क्या पढ़ा, mvr इक्वल टू nh/2π, जहाँ n 0 1 2 3 मुख्य क्वांटम संख्या, h क्या है प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड क्या होता है, कितना होता है इसका मान, 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। किसका मान होता है, प्लांक नियतांक का। तीसरी कल्पना किसकी थी, बोहर की थी। वो क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऑर्बिट से निम्न ऑर्बिट में आता है तो ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। हाई ऑर्बिट से निम्न ऑर्बिट में आता है, लो ऑर्बिट में आता है तो ऊर्जा को क्या करेगा, फ्लो करता है। तो वही समझाया कि इस परिकल्पना के अनुसार, कौन सी में, तीसरी में, इस परिकल्पना के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन अभिकर्ण ऑर्बिट से निम्न ऑर्बिटल वाली किसी दूसरी ऑर्बिट में संक्रमण करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्या, फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक व अंतिम
अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। अर्थात ई बराबर क्या है, ई बराबर ई आई माइनस ई एफ। ई को एच म्यू रख दिया, ई बराबर क्या होता है एच म्यू, एच मतलब प्लांक नियतांक और म्यू मतलब आवृत्ति। ई बराबर एच म्यू और ई आई इनर्शियल मतलब प्रारंभिक माइनस ई एफ मतलब फाइनल एनर्जी। ई बराबर एच म्यू फोटोन की ऊर्जा, ई आई और ई एफ क्या इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक व अंतिम ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ये तो हमारी बोर की क्या हो गई, बोर की क्या हो गई, परिकल्पनाएं हो गई। ठीक है, फिर आते हैं बोर मॉडल के अनुप्रयोग। क्या आते हैं, बोर मॉडल के अनुप्रयोग आते हैं। अर्थात बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कैसे निकाल, इलेक्ट्रॉन किस जो है नाभिक की क्या त्रिज्या निकाली। ठीक है, किस जो इलेक्ट्रॉन है किस वेलोसिटी से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसका आवर्तकाल क्या होता है, वो सारे के सारे किस में निकाले बोर ने, अपने अनुप्रयोगों के माध्यम से उसे समझाया। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिकल रेडियस क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है जिसे आर एन से प्रेजेंट किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है, जिसे किसने समझाया, नील्स बोहर ने समझाया। किसमें समझाया, अपने अनुप्रयोगों में समझाया। देखते हैं हम, एनवी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए बोर की प्रथम परिकल्पना से अभी हमने क्या कहा, अविकेंद्रीय बल वैद्युत बल के बराबर था। अविकेंद्रीय बल वैद्युत बल के बराबर, अविकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इसका लू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। देखो लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, एन लगा दिया, बस क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एन क्यों लगाया, एन वी ऑर्बिट में कह रहा है, किस में लगाना है, एन वी ऑर्बिट में कह रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, सिर्फ एन एन लगा दिया। इसे क्या मान लिया, दो मान, एक समीकरण मान लिया। बोर की दूसरी परिकल्पना क्या थी, एल बराबर एम बी आर एन एच अपॉन 2 पाई थी, उसका कोणीय संवेग, तो एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। वी यहाँ पर एन सिर्फ लगाया, यहाँ पर क्या लगा दिया, एन लगाया। एन क्यों लगाया, क्योंकि एन वी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। अब क्या किया, यहाँ से एम और आर का भाग दे दिया इसमें। ठीक है, तो वी एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन, मतलब इधर गुणा कर दिया। तो v का मान आया कि नहीं आया, v का मान समीकरण 3 से हमने निकाला कि नहीं निकाला, जो समीकरण 2 से निकाला वो समीकरण 3 बना कि नहीं बना। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में यहाँ रख दिया, कहाँ रखा, यहाँ रखा। वी एन स्क्वायर का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो देखो एम जैसा है वैसा रख दिया, आर एन जैसा है वैसा रख दिया। वी स्क्वायर एन का मान एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर एन। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा दिया, इस पर क्या लगा दिया, इस पर क्या लगाया, स्क्वायर लगाया कि नहीं लगाया, बराबर जैसा है वैसा के वैसा रख दिया। ठीक है, अर्थात समीकरण 3 का मान किस में रखा है, समीकरण 1 में रखा है। किस में रखा है, समीकरण 1 में रखा है। समीकरण 1 में कहा रखा, यहाँ रखा। तो एम जैसा के जैसा, आर एन जैसा के जैसा, वी एन का मान समीकरण 3 से ये रख दिया बराबर ये। अब क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर था ना, इसे खोल दिया। क्या कर दिया, इसे खोल दिया। देखो एम आर एन, एम आर एन, यहाँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर बराबर सेम टू सेम आ रहा है। अब देखो जो कट रहा है वो काट देंगे। देखो यहां से एक एम कट रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर एन से आर स्क्वायर एन कट रहा है, वो काट देंगे। जो भी कट रहा है उसे हम क्या करेंगे, आसानी से काट देंगे। ठीक है, इसको हम काट रहे हैं, एम से एम काट रहे हैं। ठीक है, देखो एम से एक एम काट दिया, आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर काट दिया, यहाँ क्या बचा, आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या बचा यहाँ पर पाई। देखो अब वो यहाँ से 4 से 4 काट दिया, पाई से एक पाई काट दिया, तो पाई बचा यहाँ पर। और क्या बचा, देखो एम बचा, और क्या बचा, आर एन बचा। ठीक है, इधर क्या बचा, जेड जैसा है एन स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट जैसा है वैसा रख दिया। अब यहाँ से क्या निकाला,
आर का मान निकाला। आर का मान कैसे निकाला? इसी समीकरण को उल्टा कर दिया। देखो उल्टा कैसे कर रहे हैं, देखो यहां लिखा है पाई एम आर एन बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकाल, आर एन का मान निकालना है। तो यहां से एन स्क्वायर एच का गुणा इधर कर देंगे ऊपर, ठीक है, और पाई और एम का क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे। तो क्या आया, देखो उधर एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट एच को उधर ले गए, एच स्क्वायर आ गया। फिर देखो यहाँ से एन स्क्वायर को उधर ले गए तो एन स्क्वायर को अलग लिख दिया बस, और कुछ नहीं। फिर जेड है, जेड और एन स्क्वायर को क्या रख दिया, अलग लिख दिया। ठीक है, ई स्क्वायर है, इस एम को यहाँ ले गए थे तो एम आ गया, पाई को इधर ले गए तो पाई आ गया। तो आर एन का मान निकल के आया कि नहीं आया? यह एनवी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है। इस रेडियस से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12, एच का मान रखेंगे 6.62 इंटू 10⁻34, यहाँ पाई का मान 3.14, यहाँ इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, यहाँ जो भी तत्व लेंगे उसके अनुसार इसका मान फिक्स रख देंगे। ठीक है, किस ऑर्बिट में निकालना है, हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं कि लिथियम के लिए ले रहे हैं, जो भी लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो देखो यदि n बराबर 1 प्रथम ऑर्बिट में, किसमें, प्रथम ऑर्बिट में जेड का मान कितना ले रहे हैं, 1, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, तो r1 यहाँ क्या रख दिया, r1 रख दिया, एप्सिलॉन एच स्क्वायर पाई एन स्क्वायर एम एन ई स्क्वायर। देखो n का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, जेड का मान कितना रख रहे हैं, 1, तो यहाँ पर वो हट गया। एप्सिलॉन का मान ये बताया था मैंने, ठीक है, एच का मान ये वाला बताया था होल स्क्वायर, पाई का मान ये होता है, एम का मान ये होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। इन सभी मानों को सॉल्व करके कितना आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा। कितना आएगा, 0 एंगस्ट्रॉम आएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितना हो जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, जिसे बोर रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे बोर रेडियस भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, एनवी ऑर्बिट में त्रिज्या, तो आर एन कौन सी में निकालना है, एनवी में निकालना है। तो एन नॉट ए नॉट किसको माना, 0.53 को, एन स्क्वायर अपॉन में जेड, एन क्या है, कौन सी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जेड कौन से परमाणु क्रमांक ले रहा है, वहां से हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो पहली ऑर्बिट के लिए जेड एन बराबर कितना माना, 1 माना, तो यहाँ 1 मान रहे हैं, और जेड का मान कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। दूसरी ऑर्बिट के लिए एन बराबर कितना माना, 2, 2 का मतलब 4 का मतलब 2 का, इसका मतलब 4, जेड का मान 1। ठीक है, तो 4 का गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर तीसरी एन का मान कितना मानेंगे, 3, 3 का स्क्वायर 9, और एच जेड का मान कितना, 1, 9 इंटू कितना 0.53। फिर कौन सी, एन बराबर 4, 4 का कितना होता है 16/1 इंटू 0.53। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की रेडियसों का जो रेशियो जो निकल के आया था, इलेक्ट्रॉन किन किन रेडियस में चक्कर लगाता है उनका जो रेशियो जो निकल के आया वो कितना है, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, R4 रेशियो डैश 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 क्या होता है, 1:4 रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो डैश डैश होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन इन रेडियसों में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। क्या करता रहता है, इन रेडियसों में चक्कर लगाता रहता। टॉपिक जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है कि इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से घूमता है, चारों ओर नाभिक के चारों ओर किस वेग से घूमता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो किसने समझाया था, सबसे पहले बोर ने ही समझाया था। और बोर ने जो समझाया था वो कौन से सूत्रों के माध्यम से समझाया था, अविकेंद्रीय बल
और वैद्युत बल और कोणीय संवेग के माध्यम से समझाया था। तो सबसे पहले बोर की जो प्रथम परिकल्पना थी वो क्या थी? अवकेंद्रीय बल जो होता है वैद्युत बल के क्या होता है? बराबर होता है। अवकेंद्रीय बल कितना है? एम वी स्क्वायर एन अपॉन में आर एन का स्क्वायर, आर एन इसकल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर एन का स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर कितना मान लिया? 1 मान लिया। दूसरा क्या है? उसकी परिकल्पना क्या थी? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या है? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। समीकरण हमारे 1 और 2, ये समीकरण हमने कितना मान लिया? 2 मान लिया। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? समीकरण 1 में 2 का भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा यही तो है, एम वी स्क्वायर एन बटा आर एन बट्टे क्या है? एम वी एन आर एन। ठीक है, इसका भाग इसने दे दिया। फिर हमारा कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर एन का स्क्वायर बटा क्या है? एन एच अपॉन 2 पाई का भाग दे दिया इसमें। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ठीक है, देखो m से m कट रहा है। क्या कट रहा है? m से m कट रहा है। ठीक है, एक v से एक v कट गया। ठीक, फिर यहां से क्या आया? ये जो आर एन है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां क्या कटेगा आपका? इस आर एन का ये कट गया। फिर देखो यहां से ये आर एन जो है वो नीचे आएगा, यहाँ पर आर एन का स्क्वायर नीचे आ जाएगा ये वाला। इस आर एन से ये आर एन स्क्वायर कट गया। ठीक, अब क्या बचा यहां से आपका देखिए एन 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 बट्टे में आ रहा है, जेड जैसा है वैसा का वैसा आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है? ई स्क्वायर ऊपर है तो ई स्क्वायर देखो ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर क्या बचा? इस 2 पाई से पाई कट गया, इस 2 से 4 कट गया। कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। तो वो क्या आएगा? नीचे आएगा ही तो 2 एप्सिलॉन नॉट एच आया। तो यहां से वी एन बराबर ई का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड अपॉन में क्या आ रहा है? एन। ये क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, फिर जेड हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है तो 1 आ जाएगा। एन मतलब पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा तो एन का मान 1 आ जाएगा। फिर 2 है ही है। फिर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा। फिर एच क्या है? प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान कितना? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। इन सभी मानों को इस समीकरण में लगाने पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग आ रहा है वो कितना आ रहा है? वी नॉट बराबर 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। अर्थात इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में लगभग 2.1 10⁶ मीटर पर सेकंड वेग से क्या करता है? ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जेड है वो बताएगा कौन सा तत्व है, एन क्या है? कौन सी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो एन क्या बताएगा? यहाँ क्वांटम स्थिति को बता सकता है। फिर क्या करा है हम यहाँ पर? हमें हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी निकालनी है, हाइड्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान कितना रख लेते हैं हम? 1 रखते हैं। तो पहली ऑर्बिट के लिए एन बराबर 1, तो हमें क्या करना है? एन बराबर 1 रखना है। यहाँ पर 1 रखेंगे, इस वाले सूत्र में है तो 1 का भाग 1 में देंगे तो सेम टू सेम आएगा। तो वी एन बराबर 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई। फिर एन बराबर कितना रखना है? 2। तो दूसरी ऑर्बिट के लिए, कौन सी ऑर्बिट के लिए? दूसरी ऑर्बिट के लिए। ठीक है, V2 यहाँ n की जगह क्या रखेंगे? 2 रख रहे हैं। Z का मान 1 रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे? 2। तो कितना आएगा? 2.1 इंटू 10⁶ इंटू 1/2 मीटर पर सेकंड। एक तो Z का मान है और 2 क्या है यहाँ पर? n का मान है।
अब तीसरी ऑर्बिट के लिए, किसके लिए, तीसरी ऑर्बिट के लिए n बराबर 3 हो तो v3 बराबर 2.1 इंटू 10⁶ 1/3, 3 तो n का मान, z का मान 1 मीटर पर सेकंड। फिर देखो चतुर्थ ऑर्बिट के लिए n4 का मान कितना n का मान कितना रखना है, 4 रखना है, तो v4 बराबर 2.1 इंटू 10⁶ इंटू 1/4 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो एक रेशियो के रूप में यहाँ पर क्या मान बढ़ता जा रहा है, एक मतलब क्या ला रहा है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा। तो यहाँ से इन वेलोसिटियों का जो रेशियो जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा है, v1 रेशियो v2 रेशियो v3 रेशियो v4 डैश क्या आएगा, 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है। अर्थात इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिटों में चक्कर लगा रहा है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ये तो वेलोसिटी के लिए हो गई, और जबकि रेडियस का रेशियो क्या था, रेडियस का क्या r1 रेशियो r2 रेशियो r3 रेशियो r4 रेशियो डैश क्या आएगा, 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो डैश में आएगा। तो ये तो है किस में जा रहा है, एक अनुपातिक रूप में बढ़ रहा है, और ये किस में रूप में बढ़ रहा है आपका, ये भी एक अनुपातिक रूप में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बट्टे के रूप में जा रहा है। इससे क्या निकल के आई, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस वेलोसिटी से किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, या लगाता है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, मतलब कक्षीय इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी क्या ऊर्जा होती है वो हम निकाल रहे हैं। तो किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात कुल जो ऊर्जा होगी ये टोटल जो होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टोटल के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी En बराबर E के एन यू एन तो बताएगा कौन सी ऑर्बिट के लिए कुल ऊर्जा है। तो यहाँ पर के मतलब के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और यू क्या है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। जहाँ के एन एनवी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यू एन एनवी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या है स्थितिज ऊर्जा है। अब क्या करना है, बोहर की जो प्रथम अवधारणा थी उसी से हमें ना निकालना है। तो प्रथम अवधारणा क्या थी, अभिकेंद्रीय बल वैद्युत बल के क्या होता है बराबर होता है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या माना, बराबर मान लिया किसके, वैद्युत बल के बराबर मान रहे हैं, और वैद्युत बल के बराबर मान रहे हैं तो यहां से उसे समीकरण कितना मान लिया, 2 मान रहे, क्या मान रहा है समीकरण 2। पहला क्या माना, ई एन बराबर के एन प्लस यू एन माना पहला समीकरण। दूसरा कौन सा माना, अभिकेंद्रीय बल वैद्युत बल के बराबर है, ठीक है, ये प्रथम अवधारणा थी। अब यहां से क्या कर दिया, इस आर स्क्वायर से एक आर काट दिया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ एम वी स्क्वायर एन, तो एम वी स्क्वायर एन बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपन में आर एन बचा। इसे समीकरण हम कितना मान रहे, 3 मान रहे हैं। ये क्या है एम वी स्क्वायर, आपको पता है कि के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यदि इसमें हम 1/2 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा बन जाएगी, क्या बन जाएगी गतिज ऊर्जा बन जाएगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के एन बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, ये बताया। यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसका मान समीकरण 3 से यहां रख देते हैं। तो रखा कि नहीं रखा, 1/2 तो यही है, एम वी स्क्वायर का मान ये वाला रख दिया, और इस मान को रखने पर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपन में आर एन। ये समीकरण नंबर कितना मान लिया हमने, 4 मान लिया। तो ये हमारी क्या हो गई गतिज ऊर्जा निकल के आई, क्या निकल के आई गतिज ऊर्जा निकल के आई। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन में क्या माना R माना। ये क्या हमारी स्थितिज ऊर्जा है, क्या है ये स्थितिज ऊर्जा। अब देखो यहां से इसी को इस रूप में देखना है, UN मतलब स्थितिज ऊर्जा होती ही है,
इसे इस रूप में रखना, क्योंकि हमें एन वी ऑर्बिट में तो निकालनी है। तो UN 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू को क्या मानेंगे E, Q2 को क्या मानेंगे माइनस का, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, बीच की दूरी क्या मानेंगे Rn, सेम टू सेम है, लेकिन हमने क्या रख दिया यहाँ पर, Q को बस E माना है और R को क्या मान लिया Rn माना है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, जो Q2 की वैल्यू जो माइनस के इलेक्ट्रॉन जो मानी है प्रकृति, उसकी वजह से ये सूत्र कैसा हो गया, ऋण आ गया। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो आ रही है माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन में Rn। समीकरण नंबर कितना माना हमने 5। समीकरण 4 व 5 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। किसका मान, समीकरण 4 का मान, समीकरण 5 का मान, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, En बराबर KN प्लस UN। सबसे पहले यहां पर जो आ रहा है वो किसका मान आ रहा है, KN का मान आ रहा है। देखो समीकरण 4 का मान यही तो है, समीकरण 4 का मान यही तो है, क्या है, समीकरण 4 का मान 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में Rn। ठीक है, फिर आपकी 5 समीकरण से क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में Rn। अब एक चीज देखो, इस पूरे समीकरण में क्या क्या कॉमन आ रहा है, वही कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई कॉमन आ रहा है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में Rn कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1/2 बचा कि नहीं बचा, 1/2 लिख लिया। लिखा कि नहीं लिखा, अरे लिखा कि नहीं लिखा 1/2। अब देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आधे में से 1 घटाओ, आधे में से 1 घटाओ, तो ये एनर्जी कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो देखो माइनस की आ रही है कि नहीं आ रही, तो 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन में Rn रख दिया, माइनस का आ गया। ये जो समीकरण जो हमारा 6 निकल के आ रहा है, इसी से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में क्या करता है, घूमता है, इतनी ऊर्जा से। अब क्या है, इस समीकरण हमने कितना मान लिया, 6 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 6। तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस के 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन में Rn। अब ये माइनस जो चिन्ह आ रहा है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मान धनात्मक आता तो नाभिक की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। और नाभिक की प्रकृति धनात्मक और इलेक्ट्रॉन का मान भी धनात्मक आता, तो प्रतिकर्षण के बल के प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या नहीं लगाता, चक्कर नहीं लगाता। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। यह तथ्य यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है, परिबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ है। यदि ई धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि नाभिक की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी मान लो, धनात्मक होती, तो प्रतिकर्षण बल के प्रभाव की वजह से उसके चारों ओर क्या नहीं लगाता, चक्कर नहीं लगाता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मक है, इसीलिए नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनवी ऑर्बिट की त्रिज्या कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम हमने निकाले थे। तो यहाँ पर क्या है, Rn कितना है, Rn है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन में 4 मतलब अपॉन में पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में z। इसे समीकरण नंबर कितना मान लिया, 7 मान लिया। ठीक है, फिर क्या करा, इसको इस Rn का मान सीधे सीधे यहां रख दिया। क्या रख दिया, ये वाला मान Rn का मान कहाँ रखना है, यहां रखना है। अरे यदि ये मान ना रखो तो हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम याद है, 0.53 एंगस्ट्रॉम यहां रख दो। देखिए En का मान कितना है, En का मान कितना है, माइनस की 1 क्या है 2 है इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर है जेड ई स्क्वायर अपॉन में Rn है, क्या है Rn है। अब देखो यहां से
En बराबर माइनस के 1/2। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। वो कितना होता है 9 इंटू 10⁹ होता है। कितने होता है 9 इंटू 10⁹ होता है। फिर जेड का मान हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो 1 लगा देते हैं। फिर है ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर बट्टे में क्या लिखेंगे आर एन का मान, आर एन का मान कितना हमने पढ़ा था 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब -10, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब -10। इन सभी को सोल्व कर देंगे। जब हम इन सभी को सोल्व करेंगे तो En का मान जो आएगा, En का जो मान आएगा, En का जो मान आएगा -13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आएगा। कितना आ रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन के रूप में आ रहा है। कितना आया हमारा 13.6 माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है ऊर्जा आ रही है। तो माइनस की आ रही है तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार ऑर्बिट में घूम रहा है। यदि धनात्मक आती तो घूम नहीं पाता। ठीक है, अब देखो यहां से फिर क्या कर दिया समीकरण 7 को समीकरण 6 में रख दिया। समीकरण 6 में रखने पर क्या आया ई एन बराबर 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन में जेड। अब जेड नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा तो जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से जो कट रहा है उसे काट दिया, 2 का गुणा 4 में किया 8 आया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर आ गया, एम क्या पहुंच गया ऊपर पहुंच गया। ठीक है, फिर यहाँ से इस पाई से पाई कट गया तो पाई है नहीं है यहाँ पर, और क्या है और सारे के सारे कट गए। तो हमारे कितना आया en का मान माइनस के इतना आया कि नहीं आया। या तो इसमें ये वाले सारे मान रखो या जो मैंने बताया उस मान को रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है मास है तो मास किसका रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। उसकी घात कितनी 4 रखनी पड़ेगी। जेड का मान कितना रखना 1 पड़ेगा क्यों हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। 8 मतलब 8 है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, उसका होल स्क्वायर कर दो। एच का मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34 होता है, उसका भी होल स्क्वायर कर दो। और एन का मान जिस ऑर्बिट में निकालना है उसका मान रख दो। पहले ऑर्बिट में निकालना है तो मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो इन सभी मानों को रख कर हमने एनवी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी निकाली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर निकाली। क्या निकाली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर निकाली। समीकरण नंबर हमारी कितनी आ गई 8 आया। के एन सदैव धनात्मक जबकि यूएन और ई एन सदैव कैसे होते हैं ऋणात्मक। मतलब गतिज ऊर्जा कैसी होगी धनात्मक, जबकि स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा कैसी है ऋणात्मक प्राप्त होती है। अब देखो समीकरण 4 और 5 से देखें के एन बराबर माइनस के ई एन बराबर माइनस के यू एन बटा 2 है। अर्थात टोटल एनर्जी क्या कह रहा है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की आधी के बराबर होती है। के एन ई एन के बराबर है मतलब गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर है, जबकि यू एन आधी है किसके बराबर कुल ऊर्जा के बराबर है। क्यों आ रही है देखो यहाँ पर 1/2 आ रहा है था ना, इसकी वजह से यहाँ पर यूएन कितना आ गया आपका 1/2 आ रहा है। अतः इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर तथा स्थिर ऊर्जा की परिमाण में क्या होती है आधी होती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है कि 2e के मतलब गतिज ऊर्जा 2e के गतिज ऊर्जा un के बराबर होती है कि नहीं होती है, सत्य है अथवा असत्य है। अब देखो इसका गुणा इसमें कर देंगे 2 तो 2n आ गया 2e के आ गया, और यहाँ पर क्या माइनस का यू के है un है तो ये आपका क्या हो गई बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो बराबर हो सकती है। तो इससे ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। किसमें पूछा है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है एनर्जी लेवल। क्या है एनर्जी लेवल, क्या एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्या होता है
जिससे इलेक्ट्रॉन की किस ऑर्बिट में कितनी ऊर्जा होती है वो निकालनी होती है। ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित स्थायी ऑर्बिट में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। यदि उपकोषों के अनुसार देखे जाए तो पहली में 2 लगा रहे हैं, फिर 6 लगा रहे हैं, फिर 10 लगा रहे हैं, फिर 14 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो उनकी कुल कितनी ऊर्जा होगी। तो हर स्तर की ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है, परंतु ऐसी कैसी है, माइनस। मूल अवस्था में कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। nवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमने कितनी पढ़ी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z²/n²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना रखा जा रहा है, 1 रखा जा रहा है। कितना रखा जा रहा है, 1 रखा जा रहा है। तो पहली ऑर्बिट में ऊर्जा हाइड्रोजन के लिए n का मान कितना रखना है, 1 रखना है। n का मान यहाँ 1 रखेंगे, तो n का मान जब हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो इसका मान जो आ रहा है वो कितना आया, -13.6 आया। तो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पहली ऑर्बिट में। दूसरी ऑर्बिट की बात हो रही है, n बराबर कितना कह रहे हैं, 2 कह रहा है। जब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का इसको करेंगे 4, 4 का भाग 1 में देंगे तो 1/4 होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, हम इस 4 का भाग 13.6 में देंगे। किसका भाग देंगे, 13.6 में। जब 13.6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया। फिर देखो तीसरी ऑर्बिट के लिए n बराबर कितना दे रहे हैं, हम 3 दे रहे हैं। तो E3 बराबर, तो n का मान 3, 3 का इसमें 9, 9 का भाग 13.6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। जब हम क्या रख रहे हैं, चौथी ऑर्बिट में n बराबर 4, n बराबर 4 रख रहे हैं तो n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 का भाग 13.6 में देंगे तो पॉइंट कितना आया आपका, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। n बराबर कितना रख रहे हैं, 5, 5 का मतलब 25 हो गया स्क्वायर, इसमें भाग देंगे कितना आया, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो इस तरह से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। देखो -13.6 कम है, जबकि -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं एनर्जी लेवल की ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, एनर्जी लेवल की ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिसे हम ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं। देखो पहली ऑर्बिट के लिए En का मान कितना, -13.6, n का मान कितना ले रहे हैं दूसरे के लिए 3.4, फिर -1.51, फिर कितना 0.85, फिर कितना 0.54, फिर डैश आगे अनंत स्थिति पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अनंत ऊर्जा स्तर पर ऊर्जा कितनी आ रही है, 0। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी की लेवल की ऊर्जा क्या होती जाती है, अधिकतम होती जाती है। तो ये उत्तेजित अवस्था है। मूल अवस्था की ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित होने की वजह से एक तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है। तो तरंग दैर्ध्य क्या है, बोर की तृतीय परिकल्पना से, क्या है, बोर की तृतीय परिकल्पना से हमने कुल ऊर्जा क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने ऊर्जा पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन इनर्शियल -EF बराबर h म्यू, अर्थात फाइनल प्रारंभिक -EF मतलब अंतिम से उसकी ऊर्जा का कितना होता है, E के बराबर होता है। जब उच्च से निम्न में आता है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, En2 मतलब उच्च से किस में जा रहा है, En1 निम्न में जा रहा है, बराबर क्या, h म्यू। h म्यू है तो प्लांक नियतांक है। अब यहाँ म्यू जो है आवृत्ति, आवृत्ति को हम क्या करते हैं, c/लैम्डा, क्या करते हैं, c/लैम्डा। तो h c/लैम्डा आया कि नहीं आया। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ तरंग दैर्ध्य निकालनी है। क्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए क्या कर दिया,
hc का भाग दे दिया। क्या रख दिया? hc का भाग दे दिया। समीकरण नंबर कितना आ गया? 2 निकल के आया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि nv ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? En बराबर माइनस के एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर। हम पीछे पढ़ चुके, जिसके माध्यम से तो हमने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला था। अब n1b ऑर्बिट में क्या करना है? ऊर्जा निकालनी है। पहली ऑर्बिट के लिए ऊर्जा है तो माइनस की n का मान कितना रखना है? 1 रखेंगे। पहली ऑर्बिट में निकालना है तो एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना मान लिया? से 3 मान लिया। अब n2 ऑर्बिट में कुल ऊर्जा तो En2 बराबर माइनस के m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन क्या आ जाएगा? n2 का स्क्वायर। तो हमने 2 ऑर्बिट ले ली, तो हमारी कौन सी आ गई? तीसरा और चौथा समीकरण आया। अब क्या कर रहे हैं? 3 और 4 को समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारा कौन सा था? समीकरण 2 ये रहा। देखो En2 का मान, En1 का मान कहाँ से रखना है? हम समीकरण 3 और 4 से रख रहे हैं। तो जब हम समीकरण 3 और 4 से रखेंगे तो क्या मान आएगा? 1/λ। ये पूरा का पूरा मान जो भी दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ये सारा का सारा कॉमन आ रहा है, पूरा कॉमन ले लिया। क्या बच रहा है? 1/n2 1, फिर 1/n2 का स्क्वायर, ये बचा। इसमें से इसको रख दिया, सारा का सारा जो कॉमन आ रहा है ले लिया। अब यहां से क्या कर दिया? यहां से जो हमारे ये दोनों कॉमन आ रहे थे, इस पूरे को क्या मान लिया उन्होंने? इस सिर्फ जेड को अलग रख दिया और पूरा जो बच रहा है उसे क्या मान लिया? आर मान लिया। तो आर की वैल्यू ये मानी कि नहीं मानी? अरे मानी कि नहीं मानी? इसे ऋणवर्त नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऋणवर्त नियतांक कहते हैं। किसको? मान को। एम ई की पावर 4 है, 8 एप्सिलॉन नॉट एच की पावर 3 है और सी है। इस पूरे को क्या माना? आर माना। और आर को क्या बोला? ऋणवर्त नियतांक, जिसका मान 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स, जैसे ऋणवर्त नियतांक कह रहे हैं। उत्सर्जित विकिरण की उत्सर्जित आवृत्ति v बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्डा होती है। क्या होती है? c अपॉन लैम्डा होती है। तो अब देखो यहां से आवृत्ति निकालनी है, तो आवृत्ति का उल्टा ही तो है 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू क्या रख देंगे? ये वाली रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? इस c का देखो यहां से हमें मान रखना है। किसका मान रख रहे हैं हम? किसका मान रख रहे हैं? लैम्डा का मान रख रहे हैं। और लैम्डा का मान क्या है? लैम्डा का मान देखो म्यू बराबर क्या है? c अपॉन लैम्डा है कि नहीं है? तो 1/λ का मान म्यू बराबर, तो 1/λ का मान क्या है? जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा क्या है? ये जो म्यू है, जो सी है, यहाँ पर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं? सी का क्या हो जाएगा? इधर गुना हो जाएगा। तो सी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे यहाँ सी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो म्यू बराबर जेड स्क्वायर आर सी ब्रैकेट में 1 अपॉन क्या है? n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर है। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारा जो भी वैल्यू है, हम इससे क्या निकाल सकते हैं? आवृत्ति निकाल सकते हैं। तरंग दैर्घ्य निकाल ली हमने, आवृत्ति निकाल ली है।